अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा, हमने जो है इस हैकाथॉन के अंदर ना स्पेक ड्रिवन डेवलपमेंट करनी है। वो इस वजह से करनी है, हमने अभी जो ना उठ के आए, हमने एआई को प्रॉम्प्ट दिया, अब ये नहीं करेंगे। हम लोग हर एक चीज़ की ना स्पेक्स बनाएँगे कि भाई अगर जो है हमें एक जो है कोई फ्रंट एंड बनाना है तो उसकी हम सबसे पहले उसको स्पेसिफाई करेंगे, प्लान बनाएँगे, टास्क बनाएँगे, तो फिर हम जो ना उस बेसिकली प्रोजेक्ट को अचीव कर सकते हैं। इसी तरह से नहीं कि भाई हम लोग जो है अपना प्रॉम्प्ट दिया और प्रोजेक्ट बन गया। उसकी ना स्पेक्स बनेंगे ना ही उसकी हिस्ट्री बनेगी। तो इस वजह से ना हमें इस हैकाथॉन के अंदर स्पेक ड्रिवन डेवलपमेंट करनी है। ये अच्छा, हैकाथॉन का जो है ना सबसे पहले हमें 2 जो है ना फेजेस जो है ना ज़रूरी है करने, वो है एक हमारे पास टेक्स्ट बुक, दूसरा है हमारे पास रेग चैटबॉट। तो टेक्स्ट बुक जो है ना वो हमें डॉक्यूसेंस के अंदर बनानी है, वो हम खुद नहीं बनाएँगे बल्कि वो क्लाउड सीएलआई फिर या फिर जेमिनी सीएलआई का इस्तेमाल करते हुए बनाएँगे। और जो बैकएंड है जो जिसके अंदर हम रेग चैटबॉट बनाएँगे, वो भी हम लोग खुद नहीं बनाएँगे। उसको भी हम लोग जो है ना क्लाउड सीएलआई या फिर जेमिनी सीएलआई का इस्तेमाल करते हुए बनाएँगे। जी, जी सर। बहुत ही सिंपल एंड कॉन्साइज वर्ड्स के अंदर सुभान ने बता दिए। Assalamu alaikum everyone. My name is Aisha Mughal. इस हैकाथॉन के बेसिकली 2 स्टेप्स थे और बोनस पॉइंट्स अलग थे। एक था कि हमें स्पेक्ट्रम सब कुछ तो स्पेक्ट्रम मेथड से करना था, स्पेक्टेड प्लस यूज़ करते हुए, साथ में क्लाउड सीएलआई या जेमिनी सीएलआई यूज़ करना था। और हमें एक बुक जनरेट करवानी थी और एक आरएजी चैटबॉट जनरेट करवाना था, जो उसकी लाइक आरएजी चैटबॉट था रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन जो करता था, जो बुक के अंदर से जो टेक्स्ट सेलेक्ट हो उसके आंसर्स भी दे सकता हो, ऐसा चैटबॉट जनरेट करना था। बस। अच्छा जी, तो स्पेसिफिकली जैसे कि इन सब ने बताया कि यू हैव टू यूज स्पेक ड्रिवन डेवलपमेंट। आज से पहले मोस्ट ऑफ यू हैव बीन डूइंग वाइब कोडिंग यूजिंग कर्सर एंड यूजिंग डिफरेंट आईडीईज। आप में से मोस्ट ऑफ यू ज़्यादातर जो है वो वाइब कोडिंग की टर्म को बहुत अच्छे से समझते हैं, लाइक सिंपली गिविंग अ प्रॉम्प्ट to an AI IDE or an AI assistant which will work for you। बट वो वाली अप्रोच बिल्कुल भी ठीक नहीं है, बिकॉज AI डज नॉट हैव अ लॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट अबाउट द प्रोजेक्ट। तो वही जो कॉन्टेक्स्ट वाली बात है, कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग वाली बात है, उस चीज़ को बेहतर बनाने के लिए गूगल सॉरी गिटहब हैव इंट्रोड्यूस स्पेसिफिक थिंग नेम एज स्पेक किट। नेम एज स्पेक किट। शायद आपने जो है वो स्पेक किट की ऑफिशियल रेपो भी देख ली होगी। लेट मी शो यू। अच्छा, स्पेक किट जो है वो स्पेक ड्रिवन डेवलपमेंट को फॉलो अप करती है। स्पेक ड्रिवन डेवलपमेंट के कुछ कंस्ट्रेंट हैं जिनके बारे में आप सबको लास्ट क्लास में सर अनीक ने बहुत ही सिंपल एंड कॉन्साइज वर्ड्स के अंदर एक्सप्लेन किया था कि आप जो है वो सबसे पहले तो एक कॉन्स्टिट्यूशन फाइल बनाओगे जिसके अंदर आप अपने प्रोजेक्ट की कौन सी डिटेल्स शेयर करोगे। अपने प्रोजेक्ट के हवाले से क्या शेयर करोगे? रूल्स जो है वो आप लोग शेयर करोगे कि बेसिकली व्हाट एग्जैक्टली योर प्रोजेक्ट विल बी डूइंग, और लाइक बेसिकली आपका प्रोजेक्ट जो है वो क्या कर रहा होगा। अच्छा, फिर कॉन्स्टिट्यूशन के बाद जो है वो आप क्या करोगे? स्पेसिफाई, मतलब आप स्पेसिफिकली ये डिफाइन करोगे कि आपने प्रोजेक्ट के अंदर जो है वो कौन कौन सी चीज़ें डिफाइन करनी है। इसके बाद फिर प्लान। प्लान का मतलब ये है कि अब जो आपने स्पेसिफिकेशन लिखवाई है उसकी प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन करनी है, तो उसके लिए एक प्लानिंग डॉक बनेगा स्पेक्स के अंदर, जिसका इस्तेमाल करते हुए जो है वो क्या होगा, टास्क क्रिएट किए जाएंगे। अच्छा, टास्क क्यों ज़रूरी है? आप सबको पता है कि कोई भी बड़ा काम अगर आप डायरेक्ट करते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड करते हैं, तो वो मुकम्मल नहीं होगा। यू हैव टू डिवाइड इट इनटू स्मॉलर टास्क। तो फिर जो है वो उस जो प्लान बना गया है उसके टास्क बनेंगे, सिंपल एज दैट, एंड देन एट द वेरी एंड यू विल डू द इम्प्लीमेंटेशन पार्ट। अच्छा, इम्प्लीमेंटेशन के अंदर क्या होगा? यू विल एग्जीक्यूट ऑल द टास्क और अल्टीमेटली जो है वो आपकी एप्लीकेशन बन जाएगी। अच्छा, इसकी जो अप्रोचेस है ना वो ये है कि आप
ये वाला काम किसी IDE के ज़रिए भी कर सकते हो, बट बेहतर तरीक़ेकार जो है वो ये है कि आप क्लाउड कोड का इस्तेमाल करें। आप किसका इस्तेमाल करें? AI CLIs का इस्तेमाल करें। किसका इस्तेमाल करें? AI CLIs का इस्तेमाल करें, क्योंकि AI CLIs के पास कॉन्टेक्स्ट जो है वो आपके प्रोजेक्ट का होता है, साथ ही साथ वो फास्ट एग्जीक्यूट होती हैं और मज़ीद मल्टीपल बेनिफिट्स हैं जिनके बारे में हमने ऑलरेडी काफ़ी डिस्कशन कर ली है। तो आप में से मोस्ट ऑफ यू ज़्यादातर ने जेमिनी CLI का इस्तेमाल किया होगा। जेमिनी CLI का हमने इस्तेमाल किया था ना शुरू के अंदर। इस तरीके से आप सबको ये रिकमेंड किया गया था कि भाई क्लाउड कोड की सब्सक्रिप्शन ले लें। तो किस किस के पास क्लाउड कोड की सब्सक्रिप्शन है वो ज़रा हैंड रेज करें। सिर्फ 2 बंदों के पास क्लास में क्लाउड कोड की सब्सक्रिप्शन है। मसले मसाइल हैं, पर उन मसले मसाइल का हल इंशाल्लाह अभी हम निकालेंगे। अच्छा जी, तो आप लोगों ने क्या करना है, यू हैव टू यूज़ एनी CLI। रिकमेंडेड तो यही है कि क्लाउड कोड का इस्तेमाल किया जाए एंड यूज़ स्पेककिट प्लस टू डू द डेवलपमेंट पार्ट ऑफ योर प्रोजेक्ट, सो डैट कि आप वाइब कोड ना कर रहे हो, आप जो भी काम कर रहे हो वो डॉक्यूमेंटेड हो। तो अब फिर पेनिवर्सिटी ने क्या किया कि स्पेककिट को फोर्क कर मज़ीद इसके अंदर जो है वो फीचर्स को इंट्रोड्यूस करवाया, सो डैट कि हमारा भी जो है वो मार्केट में थोड़ा बहुत नाम आना शुरू हो जाए। अच्छा जी, तो स्पेककिट प्लस यकीनन आप सबको पता है कि इसका इस्तेमाल करते हुए कैसे आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर इनिशियलाइजेशन करते हैं, पता है ना इसका। तो इस काम को जो है वो अभी हम इंशाल्लाह कुछ देर बाद करेंगे। तो ये तो खैर एक जर्नल डिस्कशन थी, और अब जो है वो शायद टाइम आ गया है कि हम स्टार्टअप चैलेंज के विनर्स अनाउंस करें। तो सबसे पहले तो चंद एक चीज़ें मैं आप सबके साथ शेयर कर देना चाहता हूँ, और वो ये है कि जैसा कि आप सबको इल्म है, हमने ये चैलेंज कब अनाउंस किया था, आज से 4-5 महीने पहले। और इसका अल्टीमेट मकसद ये था कि आप सब लोग जो हैं वो अपनी प्रोडक्ट्स के ऊपर काम कर रहे हों, किसी भी मार्केट की किसी भी स्पेसिफिक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हों, एंड देन कॉल इट अ स्टार्टअप। तो शुरू में तो मेरे जहन में ये था कि इस क्लास में से किसी एक को या किसी 2 को या मैक्सिमम 3 स्टूडेंट्स को मैं लैपटॉप का रिवॉर्ड दूंगा, बट वाइल एनालाइजिंग योर सबमिशंस, मैंने हर एक बंदे की सबमिशन को बहुत ही बेहतर अंदाज से एनालाइज किया है, एंड आई हैव रियलाइज कि शायद वो क्वालिटी या जो रिक्वायरमेंट्स मैंने शेयर की थी उनको किसी भी स्टूडेंट ने फुलफिल नहीं किया। सिर्फ एक स्टूडेंट है इस क्लास से जिसके पास शायद $100 का रेवेन्यू हो। रेवेन्यू वाला पार्ट मैंने आपको पहली क्लास में भी बताया था कि रेवेन्यू इज़ द मोस्ट थिंग टू विच आई विल यूज़ टू सिलेक्ट द विनर, बट रेवेन्यू के साथ साथ और भी 4 चीज़ें मैंने शेयर की थी। तो खैर सुभान है, माशाल्लाह से इन्होंने रेवेन्यू वाला काम तो किया है, बट बकिया काम जो है वो रह गए, क्योंकि ये एक साथ जो है वो मल्टीपल चीज़ों पर काम कर रहे हैं। ये 4-5 स्टार्टअप पर काम कर रहे हैं, एक पर नहीं कर रहे। तो शायद अगर इन्होंने एक के ऊपर बेहतर काम कर लिया होता तो मैं इनको एज अ सिंगल विनर चूज़ करता इस पूरे के पूरे चैलेंज का। बट फिर मुझे ये लगा कि एक विनर को चूज़ करने के बजाय हम जो है वो ये करते हैं, मैं ये करता हूँ कि इस क्लास से उन स्टूडेंट्स को पिक करता हूँ जिनकी प्रोडक्ट जो है वो वैलिडेट हुई हुई है, मतलब आइडिया की वैलिडेशन हुई हुई है, सिर्फ काम करना बाकी है। मतलब ज़्यादातर तो आप लोगों ने अभी तक सिर्फ लैंडिंग पेजेस ही बनाए और अपनी आइडिया को ही शोकेस किया है विद जस्ट सम ऑथेंटिकेशन फीचर्स इन योर वेबसाइट। अभी तक प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन जो है वो किसी ने भी सही से नहीं की। तो मेरे जहन में ये था कि क्यों ना मल्टीपल विनर्स को चूज़ किया जाए, क्योंकि रिवॉर्ड जो है वो कितना है, $1000 का रिवॉर्ड मैंने आपको कितना कहा था देने के लिए, $1000 का। तो मेरे जहन में ये आया कि क्यों ना मल्टीपल विनर्स को चूज़ किया जाए। वो स्टूडेंट्स जिनके स्टार्टअप्स में कैपेबिलिटी है कि भाई वो वाकई फ्यूचर के अंदर कुछ ना कुछ बन सकते हैं,
उन स्टूडेंट्स को इंशाल्लाह 1 महीने का क्लॉड प्रो सब्सक्रिप्शन प्लान मिलेगा और विनर्स भी अनाउंस हो चुके हैं। आप challenge.asharif.xyz के ऊपर जाएंगे, हमारी स्टार्टअप चैलेंज वाली वेबसाइट सबको पता है, सी विनर्स के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक मीडियम का आर्टिकल खुल जाएगा। इसको सबसे पहले तो आपने पढ़ना है कि बेसिकली यहाँ पर मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। अच्छा, 31 विनर्स हैं। कितने विनर्स हैं? 31, जिनको क्लॉड कोड प्रो की 1 मंथ की सब्सक्रिप्शन मिलेगी। तो एक मरतबा तालियां बजा लें। अभी फिर मैं जो है वो आपको यहाँ पर विनर्स दिखाता हूँ कि भाई कौन है जिनको क्लॉड कोड प्रो की 1 मंथ की सब्सक्रिप्शन मिलने वाली है। अच्छा, रिवॉर्ड जो है वो कितना था? $1,000 का, पर ये 31 विनर्स बन रहे थे तो अल्टीमेटली जो सबमिशंस थी वो 76 थी। 76 में से ये 31 विनर्स थे। ये ऐसे हैं, मुझे लगता है कि ये कुछ ना कुछ कर लेंगे। अच्छा, बकिया भी हैं बट शायद काफ़ी ऐसे हैं जिन्होंने वैसे ही बस मजाक मजाक में फॉर्म फिल आउट कर दिया था, बट दे डज नॉट हैव डेवलप ऑल द थिंग्स विच आई हैव सेड। तो बाकी 19 स्टूडेंट्स मैं वो सिलेक्ट करूँगा जिन्होंने क्लास की असाइनमेंट्स मुकम्मल की थी। जिन्होंने क्लास की फर्स्ट 5 असाइनमेंट्स मुकम्मल की थी वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीक में अनाउंस कर दूंगा कि वो कौन से 19 स्टूडेंट्स हैं जिन्हें क्लॉड कोड प्रो की सब्सक्रिप्शन मिलने वाली है। क्लॉड कोड प्रो जो है वो $20 पर मंथ का मिल जाता है। आप सबके पास लैपटॉप तो है पर क्लॉड कोड प्रो नहीं है। सो जिस चीज़ की नीड है, शायद मेरे जहन में ये आया कि वो देना ज़रूरी है। तो इस तरीके से हमारे पास टोटल 50 स्टूडेंट्स होंगे। 31 जो है वो स्टार्टअप चैलेंज के विनर्स और बाकी 19 स्टूडेंट्स जिन्होंने क्लास की फर्स्ट 5 असाइनमेंट मुकम्मल की थी। तो विनर्स हैं वो अब मैं अनाउंस कर रहा हूँ। यहाँ पर जिस के स्टार्टअप का मैं नाम लेता जाऊँ, वो अगर सोलो पार्टिसिपेट किया था तो यहाँ पर साइट पर आकर खड़े हो जाएं। अगर टीम के साथ पार्टिसिपेट किया था तो फिर आप अपनी टीम भी ले आएँ। आई हैव टू डिस्ट्रीब्यूट द सर्टिफिकेट्स। तो बहुत ही ज़बरदस्त सर्टिफिकेट मैंने खुद डिज़ाइन किए हैं जो मैं इंशाल्लाह अभी स्टार्टअप चैलेंज के विनर्स को दूंगा। तो चलें जी, विनर्स के बारे में बातचीत करते हैं। आप ये पढ़ लीजिएगा आर्टिकल, छोटा सा ये 2-3 मिनट का, ज़्यादा नहीं है। अच्छा जी, तो जो टॉप 31 विनर्स हैं, क्विक स्टैश है, पिंक जीनियस है, इजी ग्रोसरी है, कोड फ्यूजन एआई है, बॉट बाजार है, पर्सनल स्टाइलिंग। अच्छा, ये सब लोग जो हैं वो यहाँ पर साइट पर आकर खड़े हो जाएं। पर्सनल स्टाइलिंग, आरएक्स, एजिस, स्टैफिक्स, हेल्थ स्फेयर, रेस्क्यू नेट, मेडी ब्रिज, आई एम प्राउड ऑफ यू, साइलॉन स्टूडियो, वर्ड वीवर, वी हर्ट्स, शॉपल, हायरेक्स, यूरऑन, रोजगार बॉट, एजेंट हब, रैंक यू, ऑर्डन्स, न्यूफैक्स, XSEO, पैटजोरिना, विजिल, SEO मैट्रिक्स बॉट, ऑक्टा और न्यूरलेक्स, टेरा AI एनालाइजर प्रो। सो इन सब के लिए एक मरतबा जोरदार तालियां हो जाएं। ये माशाल्लाह से वो 31 स्टूडेंट्स हैं या टीम्स हैं जिन्होंने स्टार्टअप चैलेंज को विन किया है एंड दे विल गेट 1 मंथ ऑफ क्लॉड कोड प्रो सब्सक्रिप्शन। अच्छा जी, आ गए, मुझे लग रहा है ज़्यादातर आ गए हैं। तो ठीक है, अच्छा एक एक कर कर सर अमीन आप हेल्प करेंगे थोड़ी सी, आप स्टेज पर आएँ ज़रा। जो स्टार्टअप चैलेंज जो स्टार्टअप्स हैं आप उनके नाम लीजिएगा एंड देन वो स्टूडेंट्स जो हैं वो यहाँ पर फिर आकर सर्टिफिकेट रिसीव करें।
तुमने नहीं बनाया मैं कुछ है तुम भी कर लेते यार ये तो है और तुमने ग्रुप में जिन जिन के नाम लिखे थे वो कहाँ गए सारे उन्होंने ज़ाहिर है मेहनत करी है तो फ्री नहीं होगा मतलब उन्होंने उनके टॉप 30 बन दिया। तो सबसे पहला जो नाम मेरे पास स्क्रीन पर है वो है क्विक स्टेज का। क्विक स्टेज की टीम आ जाए और सर तारीफ से अपना कंप्लीशन का सर्टिफिकेट रिसीव करें। थैंक यू सो मच टू द स्टेज की टीम। इसके बाद पिंक जीनियस टीम आ जाए यहाँ पर। पिंक जीनियस के लिए अभी वो एब्सेंट है लेकिन उनकी टीम का कोई और मेंबर है यहाँ पर, उनके भी यहाँ पे किसी और को रिसीव करवा दें। चलो नेक्स्ट क्लास में दे दें। उनके भी यहाँ पे कोई पिक्चर ले लें, आप में से कोई दोस्त है उनका पिंक जीनियस का, तो उनके भी यहाँ पे आ जाओ, फिर नेक्स्ट क्लास में दोबारा कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद है इजी ग्रोसरी। अब ग्रोसरी हम यहीं से ऑर्डर करा करेंगे। इजी ग्रोसरी की टीम आप लोग आ जाए सर। इजी ग्रोसरी की टीम चले, नेक्स्ट क्लास में आ जाएंगे। वर्ड फ्यूजन है यही माशाल्लाह। शक्ल से भी डेवलपर लग रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास है बोट बाजार। रिपोर्ट डिलीवर करने आएंगे सुभान। इसके बाद है हमारे पास पर्सनल स्टाइलिंग। मैं खाली कोई बोधिक का ब्रांड है आज। उसके बाद मेडिसन का एक ब्रांड है रेक्स एगिस। रेक्स एगिस की टीम मौजूद है। RX एगिस नाम उन्होंने बड़ा अच्छा रखा है। इसके बाद स्टाफिक्स है। स्टाफिक्स वाले HR लग रहे हैं। ये HR की टीम आ गई है, तो HR की टीम के लिए क्लैपिंग कर लें। आप लोगों को रखना है इन्होंने आगे। इसके बाद हेल्थ स्पेयर है, हेल्थ केयर का ब्रांड है हेल्थ स्पेयर। उसके बाद रेस्क्यू नेट है। रेस्क्यू नेट की टीम ये आपको रेस्क्यू करेंगे। आप किसी भी प्रॉब्लम में कभी फंस जाए तो आप इनका आपके पास नोटिफिकेशन सिस्टम होना चाहिए। उसके बाद मेडी ब्रिज है। मेडी ब्रिज वाले आ जाए। मेडी ब्रिज भी हेल्थ केयर का प्लेटफॉर्म है। मेडी ब्रिज नहीं है टीम, मेडी ब्रिज की टीम के लिए क्लैपिंग। उसके बाद वन ऑफ द जो मुझे बहुत अच्छा लगा, वेलनेस के लिए इन्होंने वर्किंग करी है, तो होपफुली वेलनेस के स्पेशलिस्ट आप लोगों के पास सारे होंगे। आई एम प्राउड ऑफ यू की टीम नहीं है। उसके बाद ज़ाइलोन स्टूडियो, एक्स से आपका नाम है, ज़ाइलोन स्टूडियो नहीं है। ठीक है, ज़ाइलोन स्टूडियो वैसे बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं, सारा प्रोडक्ट वगैरह उन्होंने मेंशन किया। वर्ड वीवर की टीम विनर्स मुझे लग रहा है सिंधी डेम में गए हैं। डेव पहले मिला लें। इजी ग्रोसरी वाले आ जाए हम लोग।
वो ग्रोसी टाइम पर आनी चाहिए। आपके लेट आने का मसला नहीं, ग्रोसी टाइम पर आनी चाहिए। वी हार्ट की टीम, वी हार्ट्स ब्रांड है बड़ा जबरदस्त, उन्होंने ब्रांड बनाया सारे, इन्होंने बेबी का मटेरियल इनके पास, ठीक है। शॉपल, शॉपल की टीम प्लीज आ जाए। शॉपल की टीम बड़ा इंपॉर्टेंट काम कर रही है, इन्होंने स्टॉक वगैरह के प्राइस आपको अप टू डेट देंगे। आपकी फ्यूचर में आपकी कंपनी अगर ओपन होगी तो यही लोग होंगे जो आपकी कंपनी के अपडेट मार्केट तक पहुंचाएंगे, तो उनकी लिए प्लीज क्लैपिंग। उसके बाद हायर एक्स, हायर का जहाँ पे नाम आ जाए उनके लिए तो अलग से आप क्लैपिंग कर दिया। हायर एक्स की टीम, ठीक है। एक टीम है यूए आन की, जॉन, जॉन की टीम आ जाए। जॉन की टीम काम भी हमारे एजुकेशन सेक्टर में कर रही है, लर्निंग विद एआई। उसके बाद रोजगार, रोजगार बोर्ड, रोजगार बोर्ड वाले मुझे खतरनाक लग रहे हैं। रोजगार बोर्ड के बाद हमारे पास है एजेंट हब वाले, वो कह रहे हैं कि कोई भी आपका बिजनेस हो आप हमारे पास आ जाओ और उसका एजेंट ले जाओ। सारे डेवलपर्स की टीम ये कुछ खतरनाक करने वाली है। इसके बाद जो टीम है रैंक यू की टीम, बहुत जबरदस्त काम कर रहा है रैंक यू की टीम ने। रैंकिंग करनी है आपको अपने ब्रांड को, और ये बहुत महंगा काम है मार्केटिंग का। किसी भी कंपनी में मार्केटिंग का डिपार्ट सबसे ज्यादा पैसे वो उसी पे लग रहे होते हैं। तो आपको अपना ब्रांड रैंक करना हो तो आप इनको रीच आउट करें। उसके बाद टीम है ऑडियंस की, डिजिटल स्मार्ट रेस्टोरेंट मैनेजमेंट। रेस्टोरेंट मैनेजमेंट वाले भी टाइम पे नहीं है, ग्रोसरी वाले भी टाइम पे नहीं आ रहे हैं। नियोफिक्स की, नियोफिक्स की टीम आ रही है, ये लोग भी इनोवेशंस पे काम कर रहे हैं। नेक्स्ट टीम आ जाए एक्सएसईओ, एक्सएसईओ नहीं है, पेटजोरिना, पेटजोरिना की नहीं क्लैपिंग। ये पेट की केयर सिस्टम बना रहे हैं, जितने भी आपके पास पेट होते हैं उसके लिहाज से इन्होंने काफ़ी एक पूरा कंपेनियन सिस्टम बनाया। बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रांड आपने सिलेक्ट करा है और मुझे ये लग रहा है इसमें आप आगे भी अप्लाई करें, हो सकता है आपका ये स्टार्टअप अच्छा चल जाए अगर आपका स्ट्रॉन्ग आइडिया। उसके बाद विजिल की टीम आ जाए, विजिल यहाँ पर नहीं है, रियल टाइम थ्रेड सिस्टम इनका है। एसईओ मैट्रिक्स, ऑप्टा और न्यूरल एलेक्स आ जाए, न्यूरल एलेक्स। इन्होंने भी स्मार्ट एआई सिस्टम असिस्टेंट बनाया है। टेरा एआई वाली टीम है यहाँ पे, टेरा एआई, एआई एनालाइजर प्रो। थैंक यू सो मच, आप सब लोगों ने अचीवमेंट्स करी, एफर्ट्स करी, और आपके टीचर्स ने जो आप में प्रमोशन करके एनर्जी फिल करी है, इसका एक ही मकसद होगा कि आपने सच में इन स्टार्टअप को आगे लेके जाना है। स्टार्ट देखें, पाकिस्तान में स्टार्टअप का माइंडसेट नहीं मिलता, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, और उस माइंडसेट को बिल्ड करना भी एक बड़ा मसला है। हमारा पढ़ने वाला कैंडिडेट ये कहता है कि भाई मैं जॉब कर लूँ, मैं अपनी फैमिली सपोर्ट कर लूँ, मेरे लिए इतना काफ़ी है, मैं क्यों स्टार्टअप पे वर्किंग करूँ, क्यों इतना टाइम लगाऊँ, और उस पर फिर मेरे रिजल्ट क्या मिलेगा, मुझे सपोर्ट क्या मिलेगी। और फिर बाद में सपोर्ट भी नहीं मिलती बहुत सारी जगहों पे। तो स्टार्टअप के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, आप पे कोई ट्रस्ट करे, आप पे पैसे लगाए, फिर आप उसकी इन्वेस्टमेंट को रिस्क में डालें। रिस्क जब रिस्क होगा तो फिर आप उसको सोल्यूशन पे जाएं। इवन आप लोग बहुत ज़्यादा हाईली कैपेबल हैं इस वक्त स्टार्टअप के लिए, लेकिन क्या अपॉर्चुनिटीज़ का प्रॉब्लम है। यही आपकी इन्हीं प्रोफाइल पर आप अभी अमेरिका में होते हैं और वहाँ की मार्केट की नॉलेज आप रखते होते हैं, तो शायद आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो स्टार्टअप पे फंडिंग ले चुके होते हैं, क्योंकि आप कैपेबल है, आपके पास स्किल्स है, वहाँ पर रिस्क लिया जाता है।
रिस्क कैसे लिया जाता है? भरोसा करके, ट्रस्ट करके। आप आइडिया लेकर जाते हो, वो आपकी पर्सनैलिटी पे और आपके आइडिया पे पैसे लगाते हैं। जब वो आपकी पर्सनैलिटी देखते हैं, आपके आइडिया पे देखते हैं, तो फिर आप वर्किंग करके रिजल्ट निकालते हो। जाहिर है आप यहाँ पर सपोज फॉर आप में से किसी को कोई जिम्मेदारी दे दी जाए, तो फिर आप उसमें ज़्यादा मेहनत करोगे ना। लेकिन उससे पहले आपने अपना एक हिम्मत दिखानी होती है कि मैं जिम्मेदारी को उठाने के लिए उस लेवल पर हूँ। तो इसीलिए हम प्रोडक्ट की प्रोटोटाइप बनाते हैं, इसीलिए हम आइडिया शोकेस करते हैं, सिर्फ ये बताने के लिए कि ये मैंने आइडिया फाइंड करा। अब इन्वेस्टर का अगर माइंडसेट है कि इन्वेस्टर के पास पैसे हैं, इन्वेस्टर क्या ढूंढ रहे हैं, वो कह रहे हैं मैं इस पैसे को कहाँ पर लगाऊं ताकि ये पैसे मुझे रिटर्न दें। अब उनका माइंडसेट क्या है? वो कह रहे हैं कि अभी इंडस्ट्री जा रही है एआई पे, अगर कोई कंपनी एआई में आती है, वो जाहिर है मार्केट में किसी की हेल्प भी कर रही होगी, कोई प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही होगी। आज अगर मैं उसको सर पे हाथ रखता हूँ, आज मैं उस पर इन्वेस्टमेंट करता हूँ, तो एक तो फायदा होगा कि इंडस्ट्री में इनोवेशन होगी, इंडस्ट्री ग्रो करेगी। दूसरा फायदा होगा इन्वेस्टर के अपने भी बहुत सारे बिजनेस होंगे, उसका माइंड ये होगा भाई ये चीज़ मुझे अपनी कंपनी में भी चाहिए होगी, तो मेरा अपना वेंडर होगा। तीसरा उसका माइंड ये होगा जब मैं इनके पास पैसे लगाऊंगा, आज ये सिर्फ एक वैल्यू रखते हैं प्लेटफॉर्म की, इनके पास ऑडियंस नहीं है। जब इनके पास ऑडियंस होगी तो वो ऑडियंस के भी तो कैश है, मेरे जो पैसे लगे हैं वो कितने डबल ट्रिपल हो जाएंगे। इन्वेस्टर्स माइंडसेट से लोगों को देखता है। तो आप लोगों में वो कैपेबिलिटीज हैं, लेकिन इन्वेस्टर आपके पास यहाँ नहीं है। सिर्फ ये छोटी सी प्रॉब्लम है। अब आपको इन्वेस्टर नहीं है तो दरमियान में क्या चीज़ आपकी ब्रेक हो रही है? आपकी वो नॉलेज ब्रेक हो रही है, वो लर्निंग जर्नी ब्रेक हो रही है जो इन्वेस्टर के आने से आपकी होनी चाहिए। तो एक अच्छी बात है कि आपकी क्लास में ये माहौल है कि आपकी वो जर्नी को आपके टीचर किसी ना किसी तरीके से पुश कर रहे हैं कि आप उस जर्नी से गुजरें, किसी तरीके से उस लर्निंग, जो आपकी एक स्टार्टअप लर्निंग होती है उसको अडॉप्ट करें और कंसीडर करें कि मैं किस लेवल पर। स्टार्टअप में फेलियर की भी वैल्यू है, फेलियर की क्यों वैल्यू है? क्योंकि प्रोसेस समझ जाता है। आप अगर पहला प्रोडक्ट बनाते हैं, स्टार्टअप करने जाते हैं, आपको सारी चीज़ें समझनी है, देखनी है, इन्वेस्टमेंट करनी है, 10 गलतियाँ करनी है। लेकिन वहीं जब आप कभी फेल होने के बाद दूसरा प्रोडक्ट बनाएंगे, आप ज़्यादा फास्ट चलेंगे, आपको सारे प्लेटफॉर्म पता होंगे, सारी रिक्वायरमेंट्स पता होंगी, पूरी जर्नी का एज इट इज पता होगा क्या गलती नहीं करनी, आप ज़्यादा जल्दी फास्ट होंगे। पहले स्टार्टअप पे जो आप पे इन्वेस्टमेंट लगाएगा वो रिस्क में है, दूसरे स्टार्टअप पे जो आपके ऊपर इन्वेस्टमेंट लगाएगा वो इसलिए आप पे ट्रस्ट करेगा क्योंकि आप एक फेल कर चुके हैं, आपके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा है। तो थैंक यू सो मच आचार्य भाई, आपने अपनी क्लास में ये मोटिवेशन क्रिएट करी, थैंक यू। चलिए भाई, आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो जो विनर्स सिलेक्ट हुए हैं। आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जिन्होंने फॉर्म तो फिल आउट किया था बट दे डज नॉट हैव पेज इन द क्लास, सो इट वाज वन ऑफ द क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्टिंग द विनर्स। सो बहुत सारे ऐसे भी हैं जिन्होंने स्टेज पर आकर पिच किया था बट दे डज नॉट हैव फिल आउट द फॉर्म, तो ऐसी भी मुझे मल्टीपल एंट्रीज देखने को मिली। खैर, आप सबको सर अमीन ने बहुत ही सादा लफ्ज़ों में एक्सप्लेन कर दिया है कि वाई यू नीड टू बी अ स्टार्टअप फाउंडर, बहुत ज़रूरी है। इसके ऊपर हम वैसे ही काफ़ी अरसे से डिस्कशन कर रहे हैं एंड इंशाल्लाह करते रहेंगे। अच्छा, वो स्टूडेंट्स जिनका नाम अनाउंस हुआ है बट वो नहीं आए, अगर उनके दोस्त यार हैं यहाँ पर बैठे हुए तो उन्हें इन्फॉर्म कर दें ताकि वो नेक्स्ट क्लास में आकर ये अपना सर्टिफिकेट वसूल कर लें और साथ ही साथ क्लॉड कोड प्रो की सब्सक्रिप्शन भी। अच्छा, ये जो विनर्स अनाउंस हुए हैं इन सब के साथ क्लॉड कोड प्रो की सब्सक्रिप्शन को मैं शेयर करूँगा। अच्छा, तरीक़ेकार ये होगा कि आई विल शेयर प्राइज मनी विथ यू इक्विवेलेंट ऑफ $20। फिर आप सबके पास यकीनन नया पे या सादा पे का कार्ड तो होगा ही, नया पे या सादा पे का कार्ड मोस्ट ऑफ यू आप सबके पास है, तो आपने जो है वो सिंपल एज दैट उसका इस्तेमाल करते हुए क्लॉड कोड की एक सब्सक्रिप्शन ले लेनी है। अच्छा, हर एक टीम का एक ही विनर है, मतलब इफ अ स्टार्टअप हैव बीन सिलेक्टेड एज एन विनर तो उसको एक ही क्लॉड कोड प्रो की सब्सक्रिप्शन मिलेगी। पाकिस्तानी है, यू नो इट वेरी वेल कि आपको आपके पास एक ईमेल है, सिंपली शेयर इट विथ योर टीम सो दैट दे कैन यूज इट एज वेल। अच्छा जी, तो आप सबको जो विनर्स हैं इन सबको मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड कर दूंगा इंशाल्लाह, और फिर उसके बाद जो है वो फिर मज़ीद जो डिस्कशंस होंगी वो हम इंशाल्लाह वहाँ पर कर रहे होंगे। अच्छा, क्लाउड पे नहीं कर रहे।
सर अमीन हैकाथॉन के हवाले से आकर कुछ डिस्कशन कर लें, जो आप इम्पोर्टेंट चीज़ें बता रहे थे लास्ट क्लास में। आई वुड लाइक कि आप जो है वो तमाम तर स्टूडेंट्स को स्टेप बाय स्टेप गाइड कर दें कि बेसिकली व्हाट डज दे हैव टू डू, और आगे जो है वो हम क्या क्या चीज़ें कर रहे होंगे। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन होने वाली है, आप सबने गौर से सुनना है और समझने की कोशिश करनी है कि बेसिकली सर कहना क्या चाह रहे हैं। करें चंद एक नहीं बनाया, यकीनन आप लोग यहाँ पर इंस्ट्रक्ट होंगे। खैर इसके ऊपर ही अभी हम डिस्कशन करने वाले हैं। काम करते हैं 1 से लेकर 10 तक मार्किंग रखते हैं, ठीक है। फिर हमें कम्युनिकेशन के लोग भी मार्क करना है, तो हमने कहा कम्युनिकेशन जिनकी अच्छी है उनको भी 1 से 10 तक मार्किंग करते हैं। अब हमारे पास एक स्टूडेंट है हुज़ैफा का हमने कहा यार ये एआई में 1 से 10 के दरमियान 8 नंबर है इनका, और कम्युनिकेशन में इनका 9 नंबर है। हम इसको इस तरह लिस्ट में रख लेते हैं। इसी तरीके से हमारे पास एक हमाद भी है। हमाद जो है एआई में 7 है और कम्युनिकेशन में 8 है। इसी तरीके से हमारे पास एक जावेद भी है। जावेद काफ़ी बिगनर है, एआई में 1 है, कम्युनिकेशन में 2 है। तो हमारे पास डेटा है। ये जो डेटा मैंने किसी फॉर्म में कन्वर्ट करा है, मुझे ये बताएं हमाद का एआई में क्या लेवल है? हमाद का एआई में क्या लेवल है? 7। जावेद का कम्युनिकेशन में क्या लेवल है? 2। आप ये वाला डेटा पढ़कर आपको कैसे पता? इसको हम बोलते हैं इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग करी मैंने पहले नंबर पे और दूसरे नंबर पे, ऐसे ही पढ़ना ना। फर्स्ट पर ये है, फर्स्ट वाला एआई है, सेकंड वाला कम्युनिकेशन है। इसी को हम बोलते हैं एम्बेडिंग्स। ये एम्बेडिंग्स है। ये जो मैंने डेटा नंबर्स में रखा है इसको हम एम्बेडिंग्स बोलते हैं। अब आपको कैसे पता हमाद जो है उसकी कम्युनिकेशन अच्छी है? आपने एम्बेडिंग उसकी पढ़ी 8 और आपको पता है 8 के पीछे जो है वो कम्युनिकेशन स्किल्स है, और वो 10 तक है। अगर 1 से 100 तक होती तो फिर 8 स्किल्स कम होती। 1 से 10 तक होती तो 8 जो है स्किल्स में 80% पा रही है। अगर होता है 1 से 8 का साइकिल तो 8 वाला तो 100% वाला होता है। समझ रहे? इसको हम बोलते हैं एम्बेडिंग। वेक्टर्स जो आप लोग पढ़ रहे हैं। अब हमारे पास रिक्वायरमेंट आई जॉब की। रिक्वायरमेंट में उन्होंने कहा भाई हमें एआई के अंदर बंदा चाहिए 9 और कम्युनिकेशन में भी 9 चाहिए। अब हमारी रिक्वायरमेंट क्या है? एआई में बंदा 9 चाहिए, 1 से 10 के दरमियान मतलब अच्छा वाला बंदा चाहिए, और कम्युनिकेशन में भी अच्छा वाला चाहिए। आगे रिक्वायरमेंट हम इसको क्या करेंगे? एम्बेडिंग में कन्वर्ट। कैसे करें एम्बेडिंग में कन्वर्ट? यहाँ 9 लिखें, कॉमा 9 लिखें। अब ये डेटा हमें कहाँ फाइंड करना है? अपने डेटा में, अपने लोगों में। कि हमारे लोगों में कौन है जो इस डेटा से मैच कर रहा है? कौन मैच कर रहा है? हुज़ैफा एंड हम्माद। इसको हम बोलते हैं सिमिलरिटीज। क्या बोलेंगे? आपने एग्जैक्ट 9,9 ढूंढा है, आपने नियर बाय फाइंड करा, सिमिलरिटीज फाइंड करी है हमने। आपने कहा कौन? क्योंकि आप भाई कम्युनिकेशन का बंदा अच्छा चाहिए, एआई का बंदा अच्छा चाहिए। आपने कहा 7-8 वाला भी अच्छा है, 8-9 वाला भी अच्छा है, 1 और 2 वाला अच्छा नहीं है, तो आपने सिमिलरिटीज निकाली। समझ रहे? इसको हम बोलते हैं एम्बेडिंग्स और वेक्टर सर्चिंग। ये है आपका रेक जो आपने बनाना। तो बुक में जो आपने रेक बनाना है ना, वो क्या रहा है? बुक का कंटेंट नंबर्स में जा रहा है। जब भी कोई आगे सर्च करता है उसका सर्चिंग का टेक्स्ट भी नंबर में चले जाता है। नंबर से सिमिलरिटीज सर्च करता है, उसके करीब तर कौन है वो उसको निकाल के लाके आपको देता है। तो अगर आपको बुक में कोई सर्चिंग करनी हो टेक्स्ट में सर्चिंग मुश्किल है। 1200 पेजेस की बुक है, कितना मुश्किल है, सारा टेक्स्ट पढ़ना पड़ेगा, ऐसा ही है। लेकिन अगर नंबर्स में सर्चिंग करनी हो कितना आसान है। अगर मैं बोलूँ भाई 9,9 ढूंढ के लाओ, आपने फौरन ये 2 निकाल के दे दिए, आसान है ना। यही मैं टेक्स्ट में कोई वर्ड यूज कर लेता, मुश्किल होता। हमने टेक्स्ट को नंबर में कन्वर्ट करा, एम्बेडिंग में कन्वर्ट करा, एम्बेडिंग फाइंड कर लिया। इसी तरीके से हमें बुक का अपना सारा कंटेंट एम्बेडिंग में कन्वर्ट करना है। जैसे हम बुक का कंटेंट एम्बेडिंग में कन्वर्ट करेंगे, हमें क्या फायदा होगा? जैसे कोई यूजर आके अपना टेक्स्ट देता है, उस टेक्स्ट को भी एम्बेडिंग में कन्वर्ट करेंगे, एम्बेडिंग को फाइंड करेगा सिमिलरिटीज के साथ, और वो जो हमने सर्च करा है उससे रेलेवेंट सारा डेटा निकाल के लाके उसको दे देगा। इसको हम बोलते हैं वेक्टर सर्चिंग। ये है वेक्टर जिस पर हम बात हो रही है।
ये जो मैंने आपको डेटा दिया यही है, इसमें इसके पीछे कोई जादू नहीं छुपा, इतना ही है। अगर आपको लग रहा हो कि भाई कोई जादू छुपा हुआ है, आपको लग रहा हो कोई जादू छुपा हुआ है, तो ये इतना ही है। ठीक है, सिर्फ इतना ही, इतनी ही नॉलेज है आपके, रेग इसी को बोलते हैं। अब मुझे ये बताएं, ये मैकेनिज्म मैंने सेट करा था ना, एआई 1 से 10 हो, कम्युनिकेशन 1 से 10 हो। अब हमारा बुक में इतना सारा कंटेंट है, अब उनके लिए भी तो हमें सेट करना पड़ेगा ना कोई मैकेनिज्म। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एम्बेडिंग मॉडल्स भी आते हैं। जैसे कि ओपन एआई का मॉडल है टेक्स्ट एम्बेडिंग 3 लार्ज, ये मॉडल है ना। इसी तरीके से बहुत सारे मॉडल हैं, हगिंग फेस का कुछ मॉडल्स हैं, लोग वो यूज़ कर रहे हैं। कुछ लोग जब डॉकर सोरस के हम डॉक्यूमेंटेशन पे आए तो हमें यहाँ पर भी कुछ मॉडल मिल गए जो यूज़ हो रहे थे। ये रसेंटस ट्रांसफॉर्म ऑल में, ये हगिंग फेस का है। कोई भी हम मॉडल यूज़ कर सकते हैं, बस ये है कि मॉडल सेम रखना है, फिर ये नहीं कि चेंज करते हैं, उसको एक ही रखना है। क्योंकि वो एम्बेडिंग बन जाएंगे एक बार, वो नंबर्स उसके हिसाब से होंगे, दूसरा मॉडल लाएंगे उसके नंबर्स अलग होंगे। वो किसी वर्ड को अलग नंबर दे रहा होगा, दूसरा मॉडल किसी वर्ड को अलग, तो एक ही यूज़ करें। मुझे बताएं कितने लोगों को एम्बेडिंग वाली बात समझ में आ गई जो अभी हमने समझाई। तो ये वेक्टर था, थोड़ी सी आप लोगों ने एफर्ट्स करनी थी, यही जाकर इंटरनेट पर सर्चिंग करनी थी, थोड़ी सी एफर्ट्स। यही आपको हैकाथॉन में प्रोजेक्ट 2 मिला हुआ है, हैकाथॉन 1 का प्रोजेक्ट 2। अब आते हैं रिक्वायरमेंट्स पे। हमारे पास अभी बुक है, बुक कहाँ पर है, फ्रंट एंड पर है। हमें क्या करना है, फ्रंट एंड पे बुक तो ऑलरेडी है, बुक के पास कंटेंट है, इसका सारा कंटेंट कहाँ लेके जाना है, एम्बेडिंग में लेके जाना है। एम्बेडिंग के लिए हमारे पास एक डेटाबेस है, कौन सा है वो, क्वाड्रेंट का हमारे पास डेटाबेस है, ये रहा क्वाड्रेंट का डेटाबेस है। ये क्या कर रहा है, वेक्टर सर्चिंग हमें प्रोवाइड कर रहा है, तो वेक्टर स्टोर हमें ये प्रोवाइड कर रहा है, वेक्टर में डेटाबेस दे रहा है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, अपने सारे टेक्स्ट को पहले एम्बेडिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर उस एम्बेडिंग को इस डेटाबेस में रखवाना पड़ेगा। ये हमारा काम है। अब हमने क्या करना है, हमने बुक का कंटेंट उठाया और ये सारा काम करा दिया। ये काम वन टाइम है या हमें इसको मल्टीपल टाइम करना पड़ेगा, वन टाइम है। दोबारा बुक में कुछ अपडेट आई तो अपडेट कर देंगे, सुनो वन टाइम है। अब वन टाइम वाले काम में मैं क्या करूं, पहले इसको एम्बेडिंग में कन्वर्ट कराऊं सारा, फिर मैं उठा के इसको क्वाड्रेंट में रखूं। अगर ये काम रिपीटेड होता तो मैं इसकी पूरी डेवलपमेंट करता, मतलब इसको किसी पैटर्न पे लाता। सॉफ्टवेयर हमें कब चाहिए होता है, जब कोई चीज़ रिपीट होती रहे। ऐसा ही है ना, जब रिपीट ना हो, एक ही बार होना हो, फिर तो सॉफ्टवेयर नहीं चाहिए ना। अब एक ही बार आपने इसको रखना है, तो आपने कहा ये तो मैं कोई तरीका बनाकर इसको एक बार रखवा देता हूँ, उस पर मुझे कोई डेवलपमेंट या कोई पैटर्न लिखने की जरूरत नहीं है, मतलब कोई सॉफ्टवेयर नहीं बनाना, कोई ऐप नहीं बनानी। हाँ, अगर मल्टीपल टाइम होता तो मैं ऐप बनाता, अभी तो एक ही बार हो रहा है तो ऐप नहीं बनानी। तो अभी हमारे पास क्या तरीका है, हमने एम्बेडिंग में कन्वर्ट करना है और क्वाड्रेंट पे रखना है। क्वाड्रेंट ने ऑलरेडी ना एक एमसीबी सर्वर अपना प्रोवाइड करा है। हम गए, हमने जाके गूगल पे लिखा क्वाड्रेंट एमसीबी सर्वर, तो ये आ गया हमारे पास क्वाड्रेंट का एमसीबी सर्वर, और ये उसकी डिटेल्स वगैरह सारी लिखी हैं। अजान के बाद हम क्या बात कर रहे थे, बुक का हमारा जो कंटेंट है वो हमारे पास फ्रंट एंड पर मौजूद है। उस बुक का कंटेंट हमें क्वाड्रेंट पे लेके जाना है। अब हमें कोई तरीका आसान नहीं देना। हमने कहा हमारा एक पार्टनर है जिसको हमने बगैर पैसों के हायर करा हुआ है, अनपेड इंटर्नशिप पे, उससे काम करवाते हैं, वो करके देगा। अब उसको काम करवाने का अच्छा तरीका क्या है, उसको एमसीबी सर्वर दे दो। हमने आगे सर्चिंग करी, हमें मिला क्वाड्रेंट का एमसीबी सर्वर। क्वाड्रेंट का एमसीबी सर्वर अगर हमने अपनी जेमिनी या क्लाउड के साथ कनेक्ट करा, और अब हमने प्रोजेक्ट के अंदर है, हमने उसको बोला जो प्रोजेक्ट की मार्कडाउन फाइल में टेक्स्ट नजर आ रहा है, ये वाला एम्बेडिंग मॉडल जो इसी कॉन्फ़िगरेशन में हमने एम्बेडिंग मॉडल बता दिया, कोई भी जो हमें सूटेबल लगा, और उसने वो एम्बेडिंग मॉडल को यूज करके क्या करा, एम्बेडिंग में कन्वर्ट करके सारा डेटा कहाँ पोस्ट कर दिया, क्वाड्रेंट के ऊपर रख दिया। एक काम तो हो गया ना हमारे प्रोजेक्ट। हमारे प्रोजेक्ट के दो पार्ट होने चाहिए सुनो। एक है कि बुक को उठाकर वेक्टर्स बनाकर क्वाड्रेंट पे रखना,
दूसरा है कि हम एक प्रॉपर एक सर्वर लिख के एक एप्लीकेशन लिखे जो उस डेटा में से सर्च कर करके लाए। तो सर्चिंग अलग है और पूरी बुक को वहाँ रखवाना अलग है, दो काम है मेरे को। ऐसा ही है ना, बुक को रखवाना वन टाइम है, सर्चिंग तो हर वक्त चलेगी। जो चीज़ हर वक्त चलेगी उसके लिए सॉफ्टवेयर लिखना पड़ेगा, जो वन टाइम है वो हम क्लाउड से ही करवा लेंगे। ठीक है, तो हमने क्या करा, एमसीपी सर्वर कनेक्ट करके काम करवा लिया, एक काम तो हो गया हमारा। और ये काम अगर अभी आप करने बैठे 30 मिनट या 1 घंटे से ज़्यादा करनी होगी, बस जो क्लाउड टाइम लेगा वही है, बाकी आपने उसको स्पेक्स देने, एमसीपी सर्वर कनेक्ट करना है, उसको बोलना है ये बुक है और उसको आप एम्बेडिंग में कन्वर्ट करके अपलोड करो, शायद वो बहुत स्पीड में कर देगा, वेक्टर डेटाबेस पर एम्बेडिंग चली जाएगी। ठीक है, एक काम तो हो गया। इसमें कोई सवाल है पहले वाले में? ये सिंपल हो जाएगा, बुक जिसके पास है वो वेक्टर डेटाबेस इजीली बना लेगा। दूसरी बात, ये मैं एक तरीका बता रहा हूँ, आपको दूसरा कोई तरीका सूटेबल लगता है वो यूज़ कर लें। तो हमने कहा हमारे पास एक इंटर्नशिप पे है तो उससे काम ले लेते हैं, हम थोड़ा रेस्ट कर लेंगे जब तक। हम आगे आते हैं, अब हम आते हैं अपनी बुक पे। अब क्या है, हमारे पास क्वाड्रेंट का डेटाबेस है जिसपे पहले से हमारी बुक एम्बेडिंग फॉर्म में मौजूद है। अब हम ये चाहते हैं हमारा जो बुक का फ्रंट एंड है, मतलब जो हमारी बुक है उसको पहले चैट अप, उस चैट पर आके यूजर सवाल करे, उसका जो सवाल है वो जाके मेरे वेक्टर से सर्च हो और उसके बाद जवाब आ जाए। ये अब हमारी रिक्वायरमेंट हो गई। तो फ्रंट एंड पर तो हमारी बुक है, बुक के कंटेंट है, कंटेंट में हमने कहा भाई एक चैट होगी, चैट विंडो होगी, सही है ना। चैट का कोई वो दे देते हैं, चैटबॉट कर देते हैं, चैटबॉट आ रहा होता है ना छोटा सा साइड में, तो चैटबॉट पे यूजर क्या लिखेगा, टेक्स्ट। टेक्स्ट क्या होगा, कोई भी हो सकता है, हमने यूजर ने हाई लिख दिया, कोई भी टेक्स्ट हो सकता है, यूजर मैसेज लिख देता है या यूजर टेक्स्ट लिख देता है, यूजर ने टेक्स्ट लिखा। अब वो टेक्स्ट मुझे कहाँ लेके जाना है, क्वाड्रेंट पे लेके जाना है, सर्च करना है, जवाब ला के वापस यहाँ देना है। अब हमारे पास इस काम की नहीं क्या होता है, फंक्शन होता है। तो हमने एक पाइथन में फंक्शन लिखा, फंक्शन का नाम हमने रख दिया भाई रेक का फंक्शन ही है। ठीक है, फंक्शन हो गया। फंक्शन में पैरामीटर में क्या आएगा, यूजर का टेक्स्ट आ जाएगा। फिर हमने क्या करा, ये काम हम करवा रहे हैं, जाहिर है हम स्पेक लिख के स्पेक ड्रिवन अप्रोच से करवाएंगे, लेकिन हमें पता तो है ना करना क्या है, बैकग्राउंड को हो क्या रहा होगा। हमें पता है एक फंक्शन लिखा जाएगा, उस फंक्शन के अंदर एक इंपोर्ट होगा मॉडल। क्या मॉडल इंपोर्ट होगा फंक्शन के, मतलब फाइल में इंपोर्ट हो जाएगा। कौन सा मॉडल इंपोर्ट होगा, जो भी आप एम्बेडिंग का मॉडल यूज कर रहे हैं, आप उसको सॉल्व करके इंपोर्ट कर लेंगे, जैसे ओपन एजेंसी के करते थे, तो ओपन एआई का यूज कर लें, टेक्स्ट एम्बेडिंग लास्ट के नाम से, कोई और सा कर लें, हैगिंग फेस का कर लें, आप अपने हिसाब से देख लें कौन सा यूज करना चाहिए, कौन सा बेस्ट है। बस ये है जो भी यूज करें फिर उसी को यूज करें हर बार। तो मैंने सपोज करना है एम्बेडिंग का मॉडल यूज कर लिया। एम्बेडिंग का मॉडल को मैंने क्या करा, इस टेक्स्ट को प्रोवाइड करा, ये वाला टेक्स्ट, सही है, ये टेक्स्ट उसको दिया मैंने एम्बेडिंग के मॉडल को, उसने मुझे रिटर्न में क्या दे दिया, एम्बेडिंग जनरेट कर दी, तो मेरे पास एम्बेडिंग आ गई। तो एम्बेडिंग को मैंने किसको क्यूरी करनी है, क्वाड्रेंट को। तो मैंने कहा भाई क्वाड्रेंट को क्यूरी लगाओ, ये तो एम्बेडिंग जनरेट हुई है ऊपर, सही। एम्बेडिंग के मॉडल के अंदर जो मैंने टेक्स्ट दिया है, तो ये एम्बेडिंग सपोज कर लें वेरिएबल है कोई, मैं भी जस्ट कोडिंग नहीं कर रहा, मैं समझा रहा हूँ आपको, सही है। एम्बेडिंग जनरेट हुई, इस एम्बेडिंग को हमने क्वाड्रेंट को दे दिया, क्वाड्रेंट ने क्या करा, सर्च करा अपने पास, रिटर्न ला के जो भी सर्च करा उसका रिटर्न मुझे दे दिया, तो मेरे पास एक रिटर्न आ गया। ठीक है, ये रिटर्न मेरा फंक्शन को रिटर्न कर। तो ये फंक्शन इस वक्त क्या कर रहा है, इस फंक्शन का क्या काम है, ये टेक्स्ट लेगा यूजर का इनपुट, एम्बेडिंग मॉडल को यूज करते हुए टेक्स्ट को एम्बेडिंग में कन्वर्ट करेगा, क्वाड्रेंट के पास वो एम्बेडिंग लेके जाएगा, क्वाड्रेंट क्या करेगा, उस एम्बेडिंग को लेके जवाब देगा, सिमिलरिटी सर्च करेगा जो भी हमने करी थी, सही है। क्वाड्रेंट सिमिलरिटी सर्च करके सिमिलरिटी सारा सिमिलर डेटा दे देगा, जैसे ही वो देगा और रिटर्न में आउटपुट कर देगा। तो ये जो आउटपुट है वो किसके पास जाएगा, फंक्शन का आउटपुट किसके पास जाता है, रिटर्न, जो फंक्शन को कॉल करता है उसके बाद उसका रिटर्न जाता है। तो जिसने कॉल करा उसी ने टेक्स्ट दिया हुआ, उसके बाद रिटर्न आ जाएगा, तो यूजर के पास यहाँ पर जवाब आ जाएगा। इतना क्लियर है, एम्बेडिंग का मॉडल है और क्वाड्रेंट कॉल हो रहा है, दो काम हो रहा है यहाँ पर। अब एम्बेडिंग का मॉडल जाहिर है वही यूज करना पड़ेगा जो आपने बुक को एम्बेडिंग में कन्वर्ट करते हुए यूज करा था। गलत एम्बेडिंग यूज करा, वो अलग नंबर बनाएगा, वो अलग बनाएगा, सर्चिंग अच्छी नहीं हुई। सेम मॉडल यूज करना, बुक को फर्स्ट टाइम एम्बेड करा था आपने, जो मॉडल वहाँ यूज करा था वही आपने अपने कोड में करना। अब ये आपका सॉफ्टवेयर है जो हर वक्त चल रहा है। अब आप कहेंगे मैंने तो क्लाउड से क्वाड्रेंट कनेक्ट कर दिया, तो यहाँ पे दोबारा करने की क्या जरूरत है। ये वाला सवाल किस किस का है, क्लाउड के साथ क्वाड्रेंट कनेक्ट तो करा एमसीपी, तो यहाँ पे दोबारा क्वाड्रेंट क्यों लगा रहे हो, किसका ये सवाल है।
कर लो ईमानदारी से, कोई मसला नहीं है जी। सवाल करें। हाँ, क्या सवाल रिपीट करें? ठीक है, इसका जवाब सिंपल है। सपोज करें ये आपकी चेयर जो है जिस पर आप बैठे हुए हैं, इस पर ना कार्ड से एक्टिव होती हुई है, इस चेयर के साथ बोर्ड भी लगा हुआ है, कार्ड से एक्टिव होती है, बोर्ड भी ऑन हो जाता होगा, आप लैपटॉप चार्ज करते होंगे, तो आपका स्टूडेंट कार्ड है, स्टूडेंट कार्ड आपके नाम पे अलॉट है। आप आए, आपने चेयर देखी, आप चेयर पे कार्ड लगाया, आप बैठ गए और आपने अपना लैपटॉप चार्ज पे लगा दिया। ठीक है, अब आपका काम वाम हो गया, क्लास खत्म हो गया, आप उठ के जा रहे हैं, लेकिन आप अपना लैपटॉप छोड़ के चले गए, आपने उसको कुछ काम हो रहा है वो चलता रहेगा, मैं जा रहा हूँ। आप गए, आपकी सीट डीएक्टिव हो गया, आप तो चले गए, तो मुझे बताया इसका जो लैपटॉप चार्ज है वो होता रहेगा, खत्म हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, क्योंकि लैपटॉप चार्ज नहीं हो रहा, आप बैठे हुए तो आप अपने बोर्ड पे लैपटॉप पे चार्ज करवा रहे हैं। लैपटॉप के पास अथॉरिटी नहीं है, अथॉरिटी आपके पास। यही हमारे क्लाउड में, क्लाउड तो मेरा एजेंट है, तो वो एजेंट कोऑर्डिनेट से कनेक्ट हो सकता है, लेकिन ये सॉफ्टवेयर में बना रहे हो तो मैं कहीं चलाऊंगा, हजारों यूजर आके इसको यूज करेंगे, वो हजारों यूजर के पास मेरे क्लाउड का एक्सेस थोड़ी है, तो सॉफ्टवेयर के अंदर कैपेबिलिटी होनी चाहिए। तो इसका मतलब लैपटॉप के नाम से अलग कार्ड होना चाहिए। जब आप यहाँ पे सीट पे चेयर पे लैपटॉप रखें तो लैपटॉप का कार्ड चार्ज करें, ताकि जब तक लैपटॉप रखा हुआ है लैपटॉप जो है वो चार्ज होता रहे, क्योंकि लैपटॉप के पास अथॉरिटी ये है कि वो चार्ज होता रहे। अगर आपके पास होती है आप तो उठ के चले जाएंगे क्लास खत्म होने के बाद, सही है। इसीलिए हमें अपनी एप्लीकेशन के पास एक्सेस देना है कोऑर्डिनेट का। क्लाउड के बाद वो तो क्लाउड तो हमारा पार्टनर है ना, हमारा एम्प्लॉय, हमारा वर्किंग कर रहा है हमारे साथ, काइंड ऑफ यही है, लेकिन हमें तो सॉफ्टवेयर के अंदर कैपेबिलिटीज लानी है, तो हमें उसके अंदर ऐड करनी पड़ेगी। ठीक है, चलो रेक हमारा बन गया, ये वाला काम। इस काम में अभी बहुत सारी चीजें काम है। पहले मुझे ये बताएं, ये जो फ्रंट एंड है और ये बैक एंड है, अलग अलग होगा एक साथ होगा? अलग अलग। ठीक है, बैक एंड का फंक्शन का एग्जीक्यूट हो रहा होगा जहां पे बैक एंड डिप्लॉय, कहां पे डिप्लॉय करेंगे नॉर्मली हम? डिप्लॉय का मुराद है जहाँ की रैम सीपीयू बिजली यूज कर रहा है, एनर्जी यूज कर रहा है, तो ये तो जहाँ पर जिस प्रोवाइडर के पास आपने डिप्लॉय करा है उसके पास ये फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहा होगा। फंक्शन एग्जीक्यूट करते हुए बफर मेमोरी लेता है, बफर के अंदर अपना सारा काम करता है, सीपीयू यूज करता है, वापस डेटा लेके आ जाता है, यही कर रहा होता है। जैसे आप नॉर्मली कुछ सोचते हैं तो आप अपने दिमाग के अंदर कोई ना कोई मेमोरी कंज्यूम करते होंगे ना, तो वही काम वो हार्डवेयर पे कर रहा होगा, एनर्जी ले रहा होगा, ये काम हो रहा होगा। अब मुझे ये बताइए जो फ्रंट एंड है बुक का, सपोज मैं एक फ्रंट एंड ओपन कर भी लेता हूँ कोई भी, यहाँ पर ये एक बुक है हमारी, ये रही, कौन सा ओपन करें? अपनी ये वाली बुक का कर लेते हैं। जो फ्रंट एंड आपको नजर आ रहा है ये मैंने गिटहब पेजेस पर डिप्लॉय करा है, जैसे सपोज कर ले व्हाट्सएप पे करा है, सही है। ये इस वक्त मेरे पास ओपन है, आप ओपन करेंगे आपके पास भी हो जाएगा, जो भी ओपन करेगा उसके पास ओपन हो जाएगा, सही है ना। ये फ्रंट एंड इस वक्त कहाँ पर चल रहा है? क्या ये व्हाट्सएप पे चल रहा है या मेरे लैपटॉप पे चल रहा है? कौन बताएगा? कितने लोग कह रहे हैं ये व्हाट्सएप के ऊपर चल रहा है? कोई डरने की जरूरत नहीं है, फोन से हैंडल करो। कितने लोग कह रहे हैं नहीं भाई ये मेरे लैपटॉप पे चल रहा है, मतलब मेरी मशीन भी चल रहा है, मेरे कंप्यूटर पे चल रहा है? दोबारा से बताएं, मुझे हैंडल सही नहीं मिला। कितने लोग कह रहे हैं ये व्हाट्सएप के ऊपर चल रहा है भाई, क्योंकि व्हाट्सएप पे डिप्लॉय है, तो ये जो अभी चल रहा है जो नजर आ रहा है ये व्हाट्सएप पे चल रहा है। कितने लोग कह रहे हैं नहीं ये इस वक्त मेरी मशीन और मेरे लैपटॉप पे चल रहा है, ये व्हाट्सएप नहीं है? कंफ्यूजन क्यों है इतनी सारी? चलें व्हाट्सएप की जगह गिटहब रख लेते हैं, क्लाउड कॉन्सेप्ट क्लाउड का। अब मुझे बताएं कितने लोग कह रहे हैं क्लाउड मतलब गिटहब या व्हाट्सएप जो भी है उस पर चल रहा है? कितने लोग कह रहे हैं नहीं ये लोकल लैपटॉप के ऊपर लोड हुआ है? अगर ये सेम वेबसाइट आप ओपन करें, मैं ओपन करूं, वो ओपन करें, कोई भी ओपन करें, तो ये आपके लैपटॉप पे चल रहा है या क्लाउड पे चल रहा है? क्लाउड पे चल रहा है सर। यही तो मसला है सारा नॉलेज का। मुझे बताएं व्हाट्सएप आपके मोबाइल में है? यस। कहाँ से डाउनलोड हुआ? व्हाट्सएप प्ले स्टोर पे चल रहा है, आपके मोबाइल में चल रहा है? मोबाइल में चल रहा है। प्ले स्टोर पे क्या कर रहा था फिर? वहां से डाउनलोड कर रहा है, मोबाइल से डिलीट हो जाएगा, प्ले स्टोर से लाएंगे। प्ले स्टोर के सोर्स है जहाँ से ये क्लोन हो रहा है, डाउनलोड हो रहा है। तो ये वेबसाइट आप ओपन करते हैं, ये अपने माइंड में बिठा लें डेटा, ये वेबसाइट अगर गिटहब पेजेस या व्हाट्सएप कहीं पर भी है, ये वहां पर रखी हुई है, जब मैंने ब्राउजर पे खोल ली है मेरे पास आ गई। अब ये एनर्जी ले
या कोई रैम यूज करे या सीपीयू यूज करे या मेरे लैपटॉप का यूज करेगी। आप यूज करेंगे, आपका लैपटॉप यूज होगा, समझ रहे हैं? तो वेबसाइट उठ के वो वर्सल से आएगी, क्योंकि मैं इसको बंद कर दूंगा, जब मैं इसको बंद कर दूंगा दोबारा ओपन करूंगा फिर उसको वर्सल से आना पड़ेगा, ऐसा ही है। लेकिन आकर वो चल का नहीं है, मेरे सिस्टम पे उसका पूरा कंटेंट लोड हुआ है। ये तो HTML आपको नजर आ रही है मेरे पास डाउनलोड हुई है, ये मेरे ब्राउजर में कंज्यूम हो रही है। सपोज कर रहे हैं अगर कॉन्सेप्ट क्या है वर्सल का और मेरा फर्क क्या है, जो चीज वर्सल की रैम और सीपीयू यूज करे वो वर्सल के पास चली, जिस चीज ने मेरी रैम सीपीयू यूज करी वो मेरे पास चली। तो जब मैंने यूआरएल पे इंटर करा तो वर्सल से सारा डेटा लोड होके मेरे पास आ गया, अब वो मेरे पास चल रहा है। अब क्योंकि वेबसाइट हम डायनेमिक्स होती है तो वेबसाइट का डेटा दोबारा से कॉल होता है तो दोबारा वो वर्सल के पास जाता है, दोबारा वो बैकएंड के पास जाता है, होता है। इसी नहीं आपको ऐसा लगता है कि वो डायनेमिक है, लेकिन एक्चुअली में एक बार मैंने उसको ओपन कर लिया था वो वर्सल से उठ के मेरे पास आ गया। वो बात अलग है, वर्सल ने मुझे आधा डेटा दिया तो दूसरी पेज खोलूंगा तो दोबारा उठ कर आए, वो बात अलग है, सही है। लेकिन ये मेरे लैपटॉप पर है। अब इस वेबसाइट में जो भी चीज होगी वो मेरे लैपटॉप में रहते हुए होगी, सही है, समझ में आ गया? अब हम वापस आते हैं, ये तो रेक का फंक्शन है पाइथन में लिखा हुआ है, इसको हम कहीं भी बैकएंड पे डिप्लॉय करेंगे क्लाउड पर। अगर इस फंक्शन को किसी को कॉल करना हो तो वो कैसे करेगा, ऐसे रखेगा, कॉल करेगा और इसमें टेक्स्ट दे देगा, ऐसा ही होगा ना, फंक्शन ऐसी कॉल होता है, एग्री कर रहे हैं? अब मुझे ये बताएं अगर सेम फाइल में हूं तो फंक्शन ऐसे कॉल होगा, अगर मैं दूसरी फाइल में हूं, दूसरी फाइल का फंक्शन कॉल करना हो तो आप बोलेंगे मॉड्यूल इंपोर्ट होगा, यही होगा। कितने लोगों को ये दोनों बातें बिल्कुल पता है पाइथन के अंदर, आपको पता है कि ऐसे फंक्शन कॉल होता है, सही है। अब आगे आते हैं, एक स्टेप आगे, मेरा पाइथन का फंक्शन मेरी फाइल में कॉल हुआ तो इस तरीके से हुआ, मॉड्यूल में कॉल हुआ तो पहले इंपोर्ट हुआ फिर कॉल हुआ। अगर कोई दूसरा कंप्यूटर, आपका लैपटॉप, आप अपने लैपटॉप से मेरे लैपटॉप के अंदर लिखा हुआ पाइथन का फंक्शन कॉल करना चाह रहे हो, कैसे होगा? ये रेक का फंक्शन मेरे पास मेरे सिस्टम में चल रहा है और आप अपने सिस्टम से इस फंक्शन को कॉल करना चाह रहे हैं, वो कैसे होगा? सेम फाइल का तो करना आता है हमें, ये रहा, डिफरेंट फाइल का सेम मशीन हो इंपोर्ट करके कर लेंगे। अब मैं ये बता रहा हूँ मेरे लैपटॉप में फंक्शन लिखा हुआ, मतलब मेरे लैपटॉप में चल रहा है, आपने उस फंक्शन को कॉल करना है, वो कॉल करके रिटर्न लेना है, लेकिन आप दूसरी मशीन पर हैं। अब आप दूसरी मशीन से, मतलब अपने लैपटॉप से मेरे लैपटॉप का फंक्शन कैसे कॉल करेंगे, मतलब अपनी दूसरी मशीन से किसी तीसरी मशीन के ऊपर रखा हुआ फंक्शन कैसे कॉल करेंगे? होस्ट करना पड़ेगा, होस्ट कैसे कॉल होगा? इसको हम बोलते हैं एपीआई। एपीआई का यही काम है। एपीआई का काम क्या है कि एपीआई मेरे फंक्शन को एक्सपोज कर देगी नेटवर्क के ऊपर। क्या करेगी? एक्सपोज, वर्ड बताएं सारे लोग, एक्सपोज कर देगी। तो उस जिस कहाँ एक्सपोज करेगी? किसी लिंक के ऊपर। लिंक क्या होगा? सपोज करें http और domain.com, जो भी मतलब xyz.com होगा, और इसमें स्लैश जो भी मेरा एंड पॉइंट वाला है, इस एंड पॉइंट को जो भी एक्सेस करेगा, एक्चुअली में हो क्या रहा है? किसी दूसरी मशीन पे फंक्शन कॉल हो रहा है। और फंक्शन कॉल जो करेगा, अगर ये वाला फंक्शन कॉल होगा तो उसमें क्या लेकर आएगा? वो पैरामीटर लेकर आएगा। और फंक्शन का रिटर्न किसको मिलता है? जो उसको कॉल करता है। तो जिसने फंक्शन कॉल करा उसी एपीआई पे वापस रिटर्न आ जाएगा। तो ये तो चैटबॉट है। चैटबॉट पे यूजर ने टेक्स्ट करा, चैटबॉट कहाँ पे था? हमारे फ्रंट एंड पे। फ्रंट एंड कहाँ चल रहा है? यूजर की मशीन में। अब यूजर की मशीन से क्या कॉल होना है? बैकएंड का सर्वर मेरा जहां पर चल रहा है उसको कॉल होना है, सही है। तो उसका लिंक होगा, तो यूजर की मशीन के पास भी ये सेम लिंक होगा। एपीआई ने उस लिंक को बनाया और यूजर उस लिंक को इस्तेमाल करेगा, यूज करेगा। जब यूजर उस लिंक को यूज करेगा तो क्या होगा? दूसरे की मशीन का फंक्शन कॉल होगा। आप सपोज करें ये यूजर है, इसने टेक्स्ट को टैग भेजा, इसमें कुछ डेटा भेजा टेक्स्ट का, वो डेटा यहाँ पर इसने रिसीव करा, इसने फंक्शन चलाया, फंक्शन जो भी चला उसने क्या करा? एम्बेडिंग में कन्वर्ट करा। कोऑर्डिनेट के पास एम्बेडिंग लेके गया, कोऑर्डिनेट ने जो आउटपुट दिया, आउटपुट कहाँ पर आएगा? आउटपुट आ जाएगा जिसने उस लिंक को कॉल करा था उसके पास आउटपुट आएगा, क्योंकि उस लिंक के पीछे फंक्शन कॉल हुआ पाइथन का। फंक्शन ने क्या करा? एम्बेडिंग में कन्वर्ट करा, कोऑर्डिनेट को कॉल करा, कोऑर्डिनेट से डेटा लिया, वो डेटा लाके किसको दे दिया? रिटर्न को। रिटर्न ने किसको दे दिया? जिसने कॉल करा। कॉलर कौन था?
यूजर मतलब आपकी वेबसाइट। भाई अगर ये वर्सल पे चल रहा है ना, तो बात ये वर्सल पे एक जगह चल रहा होगा, आप उसको 2 कर दें 3 कर दें, कितने करेंगे? यूजर तो 1 लाख है। तो आपका वाला टैक्स जेसी सर्वर पे जाता है तो वो आप ही के पास क्यों जवाब आता है, किसी और के पास क्यों जवाब नहीं आ जाता? क्योंकि वो कॉल ही आपकी मशीन से हुआ है भाई, समझ रहे हैं? वो आपकी मशीन से कॉल हुआ है तो आप ही उसके आपके पास जवाब आएगा। आ रही है बात समझ में? ये ब्यूटी नेटवर्क की है, ये ब्यूटी एचटीटीपी की है। ये जो ब्यूटी है ना, जिसने कॉल करा उसी के पास है, ये एचटीटीपी की है। क्योंकि नेटवर्क पे तो इसी की है ना, पाइथन में फंक्शन की है, पाइथन से पावर तो नेटवर्क पे एचटीटीपी की है। तो हम बोलते हैं एचटीटीपी हम क्यों यूज कर रहे हैं? एचटीटीपी का काम ही यही है कि जो कॉल करता है उसी को जवाब ला के देता है। सही है? इसको हम ट्रांसपोर्ट जब भी बोलते हैं, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट मतलब समझ रहे हैं ना, नेटवर्क यूज कर रहा है, मीडियम यूज कर रहा है, प्रोटोकॉल यूज कर रहा है। प्रोटोकॉल किसको बोलते हैं? प्रोटोकॉल उसको बोलते हैं मेरा एक पॉइंट है दूसरा पॉइंट है, दोनों पॉइंट के दरमियान जो काम हो रहा है उसको प्रोटोकॉल बोलते हैं। काम होने का जो फेस है, सरफेस है, मतलब रोड कॉल प्रोटोकॉल बोलेंगे, जिससे हम गुजर के। अभी आपने गवर्नर हाउस आते हुए घर से क्या प्रोटोकॉल यूज करा? आप बोलेंगे मैंने शारा फैसल का प्रोटोकॉल यूज करा। सही है? इसको प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल है। जैसे आपके नहीं शारा फैसल है वैसे इंटरनेट। और एचटीटीपी जो है वो आपकी वैन है, आपको घर से उठा के यहाँ छोड़ेगी, वापस यहाँ से घर पे छोड़ के जाएगी। एचटीटीपी नहीं होगा तो आपकी अपनी गाड़ी होगी, तो वो भी, लेकिन वो तो पता नहीं कहाँ जाती है, फिर पूछिए। ठीक है, ये आप समझ में आ गई बात? एपीआई क्यों चाहिए हमें? क्यों चाहिए एपीआई? एपीआई इसलिए चाहिए क्योंकि क्लाइंट की मशीन से दूसरी सर्वर की मशीन कॉल हो रही है, दरमियान में 2 डिफरेंट मशीन है, उनकी कम्युनिकेशन बनानी, इसलिए एपीआई चाहिए। ये एपीआई हम किसके थ्रू बनाएंगे? हम बनाएंगे फास्ट एपीआई के थ्रू। फास्ट एपीआई हमें कैपेबिलिटी देगा। ये तो मैंने फंक्शन लिखा है, इसको कहाँ एक्सपोज कर दो? नेटवर्क के ऊपर एक्सपोज कर दो, इसके ऊपर एक्सपोज कर दो, इसको एंडपॉइंट बोलते हैं, जो भी मैंने बनाया इस पे एक्सपोज कर दो। ये हमें फास्ट एपीआई कैपेबिलिटी दूंगा। तो हमने बैकएंड पे क्या क्या यूज करा? फास्ट एपीआई, पाइथन का फंक्शन बनाया, एम्बेडिंग करी, काम हो गया। यूजर यहाँ से टेक्स्ट भेजेगा, इसके बाद टेक्स्ट रिसीव होगा और ये रिटर्न दे देगा, काम हो जाएगा। अब इसमें एक चीज की कमी होगी। अभी जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको यहाँ पर रेक समझाने की कोशिश करी है, मुझे बताएं क्या ये रेक थिंकिंग कर सकता है, डिसीजन ले सकता है, यूजर का सवाल का जवाब को अंडरस्टैंड कर सकता है, नया जवाब जनरेट कर सकता है, सवाल समझ के जवाब दे सकता है? कोई भी काम नहीं कर सकता। ये सिर्फ सर्च करेगा, जो क्यूरी आएगी सिमिलरिटीज निकालेगा, जवाब दे देगा। सिमिलरिटीज निकालेगा, जो सिमिलरिटीज निकलेंगी उसको रिटर्न में दे देगा। रेक की एक अच्छी बात है, रेक जो है टेक्स्ट में रिटर्न करेगा, वो हम बाद में देखेंगे। अभी आप सोच रहे हो तो एम्बेडिंग रिटर्न कर रहा हूँ, रिटर्न वो टेक्स्ट में करेगा, और वो लेगा एम्बेडिंग, लेकिन रिटर्न टेक्स्ट में करेगा। वो अपने पास दोनों चीज़ें रखता है, लेकिन काम वो एम्बेडिंग में करता है, वो हम बाद में देखेंगे, अभी इस पर नहीं जाते। अब हम आगे आए, हमने क्या करा? हमने क्या, एक मसला है यूजर का एक्सपीरियंस तो अच्छा आएगा नहीं, यूजर जो भी लिखेगा बस वही टेक्स्ट सर्च होकर आ जाएगा। यूजर का एक्सपीरियंस बेहतर बनाने के लिए क्या करें? क्या लगा बीच में? एलएलएम लगाए या एजेंट लगाए? एजेंट लगाएंगे ना, एलएलएम के ऊपर पूरा सिस्टम बिल्ड होगा ना। किस पे बनेगा वो एजेंट? ओपन एआई एजेंट्स। तो हमने कहा जो फास्ट एपीआई फंक्शन कॉल कर रहा है, इस फंक्शन के अंदर ओपन एआई एसडीके कॉल होना चाहिए, ये वाला फंक्शन कॉल ना हो। तो इस फंक्शन को कौन कॉल करेगा? एजेंट अपनी टूल कॉलिंग के थ्रू उसको कॉल कर लेगा। भाई हम एजेंट को समझा देंगे ये आपका टूल है, जब भी यूजर की क्यूरी आए तो ये टूल यूज करो। ये टूल क्या करेगा? ये टूल जो है एम्बेडिंग में कन्वर्ट करेगा और उसके बाद क्वाड्रेंट पे जाएगा, सर्च करके रिटर्न लाएगा। एजेंट के पास रिटर्न आएगा, एजेंट एलएलएम से उसको सही करवाएगा और जवाब यूजर को जवाब दे देगा, यूजर को एक्सपीरियंस अच्छा मिल जाएगा। यही होगा, ऐसा ही होना है। तो ये हमारा बैकएंड तैयार हो जाएगा इस तरीके से। फ्रंट एंड भी तैयार है, फ्रंट एंड तो ऑलरेडी है। फ्रंट एंड पे सिर्फ एक क्या चीज लग रही है? एपीआई लगेगी और चैटबॉट का इंटरफेस बनेगा। ओपन एआई ने ऑलरेडी, अब हम चैटबॉट का इंटरफेस बनाएंगे इतनी मेहनत से, फिर उसका बैकएंड के ऊपर कोडिंग करेंगे जो रिसीव कर रहा हो, क्योंकि चैट क्या होती है? रियल टाइम होती है, इधर से मैसेज किया उधर रिसीव हुआ, उधर से रिसीव हुआ उधर मैसेज किया। तो हमें क्या चाहिए? दोनों जगह पर कोड लिखना पड़ेगा, बैकएंड पे भी फ्रंट एंड पे भी। उसके लिए हमारे पास क्या मौजूद है? चैट किट। ओपन एआई ने हमें चैट किट जेएस दे दिए। हम फ्रंट एंड पे चैट किट जेएस या चैट किट टीएस लगाएंगे और वो हमें क्या दे देगा? पॉपअप दे देगा। पॉपअप पे क्लिक करेंगे, चैट ओपन हो जाएगी, जो भी क्लिक करेंगे वो
जो भी मैंने बैकएंड का एपीआई का लिंक दिया हुआ उस पर चले जाएगा। बैकएंड पे भी मुझे कुछ लगाना पड़ेगा चैटकिट के लिए, तो मेरे पास बैकएंड पे क्या है, चैटकिट पाइथन। बैकएंड में चैटकिट पाइथन, फास्ट एपीआई के पास ही कॉल होगा, फास्ट एपीआई रिसीव करेगी चैटकिट पाइथन के थ्रू, बहुत सारा मैसेज सेट होगा, ओपनिंग एजेंसी के पास जाएगा, ओपनिंग एजेंसी के टूल कॉलिंग वगैरह करके सवाल का जवाब देके वापस दे देगा, और वापस किसके पास आ जाएगा, फ्रंट एंड के पास आ जाएगा। ये है प्रोजेक्ट हैकाथॉन का सेकंड प्रोजेक्ट जो आप लोगों ने बनाना है। सिंपल सी चीज़ है, मतलब इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर देखा जाए तो एम्बेडिंग, तो देखा जाए तो एम्बेडिंग हमारी बिल्कुल शॉर्ट एंड सिंपल है, और ये जो हमने एग्जांपल पढ़ी है यही एम्बेडिंग है, यही पीछे काम हो रहा है। अब आप लोगों को कुछ टास्क दे रहे हैं हम लोग, वो टास्क क्या दे रहे हैं, आप में से वो लोग जिनके पास बुक बनी हुई है, जिनके पास बुक है, वो अभी कोऑर्डिनेट का एमसीबी सर्वर कनेक्ट करें अपने क्लाउड या जेमिनी से अपनी बुक में, और अपनी सारी बुक की एम्बेडिंग स्पेककिट प्लस के थ्रू उसका टास्क बनवाएं, और सारी बुक की एम्बेडिंग कहाँ पर भेजें, कोऑर्डिनेट पे भेजें। ये आपका अभी का टास्क है। जिनकी बुक नहीं बनी हुई वो देख लें किस जो कर रहा है उसके साथ बढ़िया देखें पूरा काम कैसे हो रहा है, या तो उसको हेल्प कर लें या देख लें, अपनी सीटिंग रीअरेंज कर लें। और सही है, क्या करना है हमने, कोऑर्डिनेट के अंदर वेक्टर डेटाबेस बुक का बना के लोड करना है। जिनकी नहीं बनी हुई वो किसी के साथ बैठकर उनको देखें वो कैसे वर्किंग कर रहे हैं, पूरा वर्ड से देखें, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और जिनकी बनी हुई है लेकिन वो लैपटॉप नहीं लाए, तो वो किसी ऐसे बंदे के पास बैठ जाए जिसकी नहीं बनी हुई, उसके आप लैपटॉप में अपना प्रोजेक्ट डाउनलोड करें और एम्बेडिंग बैठ के बनाना शुरू करें। तो ये काम हमें अभी करना है, क्विक। चाहे तो पूरी बुक की नहीं करें, एक चैप्टर की करवा लें, 2 चैप्टर की करवा लें, लेकिन अभी करना है। हमारे पास बहुत लिमिटेड टाइम है, तो उस दौरान हम अपना ब्रेक भी ले रहे हैं, और ब्रेक के बाद ये वाला काम आप अपने हिसाब से शुरू कर दें। और इसी के साथ साथ हम लोग आपके साथ भी हैं, और आप एम्बेडिंग कन्वर्ट कर रहे हैं। और जिनके पास एम्बेडिंग के लिए प्रोजेक्ट नहीं हो किसी के साथ कनेक्ट हो जाए, जिनके पास लैपटॉप नहीं है प्रोजेक्ट है वो किसी के पास डाउनलोड कर लें। तो ये काम आपने अभी करना है। अच्छा, जिन्होंने फेज 1 हैकाथॉन का मुकम्मल कर लिया है वो असाइनमेंट का फॉर्म भी फिल कर दीजिएगा। जो अपनी क्लास की रिपॉजिटरी है वहाँ पर मैंने फॉर्म शेयर कर दिया है। लास्ट है ये 8, लेट मी शो यू, क्लास 8 नवंबर 30। यहाँ पर आप जाएंगे ना तो आपको फेज 1 का फॉर्म मिल जाएगा, ये इस क्लास का है, तो वो आप फिल आउट कर दीजिएगा जिसने जो है वो फेज 1 मुकम्मल कर दिया है। इसी तरीके से मैंने फेज 2 का भी दे दिया है, मतलब जो इस क्लास की असाइनमेंट है वो है फेज 2 मुकम्मल करना है हैकाथॉन का। तो काम तो एक ही है, बस आपने जो है वो सिर्फ फॉर्म फिल करना है विद द गिटहब रिपॉजिटरी। बाकी ये है कि 10 मिनट की ब्रेक है एंड देन फिर शुरू करना है कोऑर्डिनेट वाला काम। और कोड राउटर के साथ जेमिनी की एपीआई की का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जेमिनी का मैंने आप सबको बताया था ना कि जेमिनी जो है वो स्टूडेंट्स के लिए 1 ईयर का फ्री प्लान जो है वो देता है। आपको सिर्फ एक यूनिवर्सिटी की ईमेल चाहिए होगी। अगर आप पाकिस्तान की किसी यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं तो वो आपको यकीनन एक यूनिवर्सिटी ईमेल प्रोवाइड करती है .edu.pk, जिसके लास्ट में लिखा हुआ होता है। उसका इस्तेमाल करते हुए आपको जेमिनी का भी प्रो प्लान 1 साल के लिए मुफ्त में मिल जाएगा। अच्छा, ये जो प्लान है ये अराउंड अबाउट 50 से 55 पढ़ रहे हैं, किसी यूनिवर्सिटी से अलाइन नहीं है, तो आपका कोई ना कोई दोस्त तो होगा, कोई ना कोई रिश्तेदार तो होगा जो किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा होगा, उसके पास यकीनन जो है वो यूनिवर्सिटी की ईमेल होगी। तो आप उससे ईमेल ले लें कुछ देर के लिए और सिंपल एज दैट उसे अपने सिस्टम में उस यूनिवर्सिटी ईमेल को लॉगिन कर लें और सिंपल एज दैट जो है वो ये प्रो प्लान जो है वो गेट कर लें। अच्छा, तो अच्छा, क्वाड्रेंट वाला काम किस किसने शुरू कर दिया है? बहुत सारे स्टूडेंट ने कर दिया है। जिन्होंने नहीं किया वो करना शुरू कर दें, और जिन्होंने अब तक